दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक की क्लास के अंदर जो सेक्शन कंप्लीट किया है, जो पढ़ा है, वो ये हम लोग देख रहे थे कि यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आई, उन्होंने अपना वर्चस्व कैसे बनाया, भारतीय लोगों के ऊपर, भारतीय व्यवसाय के ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर, भारतीय शिक्षा के अंदर उन लोगों ने प्रभुत्व कैसे बनाया और उसके अंदर चेंजिंग कैसे लाई। हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि हमारे समाज में बहुत सारे चेंजिंग उन लोगों ने किए, जिसमें हम लोगों का विधवा पुनर्विवाह था, शारदा एक्ट था, नेटिव मैरिज था, अलग अलग सती प्रथा के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल किया, उसके ऊपर भी नियम बनाए। हम लोगों ने ये भी देखा कि आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे उन लोगों ने चेंजिंग किया। हम लोगों का आर्थिक क्षेत्र में तीन अलग अलग व्यवसाय के ऊपर, तीन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था और हम लोगों का अस्थायी बंदोबस्त जैसे आर्थिक क्षेत्रों में भी उन लोगों ने चेंजिंग किया। उन लोगों का मुख्य देश क्या था, भारतीय लोगों को उन लोगों ने कैसे सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे विद्रोह हुए, भारत में उसके सुधार के लिए बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन करके हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो क्या हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़े हैं उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन याद है? अगर याद है तो मेरे को बताएंगे कि हम लोगों का भारत में आने वाली प्रथम कंपनी, यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? फ्रांसीसी भारत में कब है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कंपनी नियुक्त बन गई तो उन लोगों ने भारत में व्यापार करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में कितने वर्षों के लिए खुली छूट मिली थी? 15 वर्ष। 15 वर्षों के लिए आए, लेकिन आप देखिएगा लगभग 250 साल तक वो लोग यहाँ पे काम किया रहे। अब उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अंग्रेजों का जो सबसे निर्णायक युद्ध है, प्लासी और बक्सर युद्ध, दो नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध हम लोगों का 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध के बाद उन लोगों ने यहाँ पे अपने ऊपर, अपने अंडर यहाँ का पूरा कंट्रोल ले लिया। प्लासी के युद्ध के बाद उन लोगों ने अपने सिर्फ यहाँ पे लोगों को स्थापित किया, भारतीय लोगों को ही पूरा का पूरा काम करने का जिम्मेवारी दिया था, जिसमें नवाब भारत के होंगे, डिसीजन उन लोगों का होगा। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद नवाब वो लोग खुद ही बन गए। हम लोग ये भी देखते हैं कि पहले बंगाल के गवर्नर थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर वायसराय हुए, 1857 के युद्ध हुए। 1857 के युद्ध में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग युद्ध मतलब लीडर थे। हम लोगों ने देखा कि कानपुर से किसने लीड किया, लखनऊ से किसने लीड किया, दिल्ली से किसने लीड किया। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक के क्लास में पढ़े हैं। हम लोग ये बात भी पढ़े हैं कि जब 1885 में अंग्रेज हमारे ऊपर काफी हावी हो गए तो उन लोगों ने एक अंग्रेज व्यक्ति ने, एक अंग्रेज ऑफिसर ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 ईस्वी में। क्या हम लोगों को याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने किया? AOU। हम लोग ये भी पढ़े थे कि पहली बार 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। वो पहले हम लोगों का पूना में होना था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, बम्बई के एक संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि 1885 से लेके 1906 तक का जो काल रहा है उसको नरम दल या उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख नेता रहे, लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया तो यहाँ के लोगों में एक अलग असंतोष फूटा, जिसकी वजह से कांग्रेस दो दल में बट गया, गरम दल और नरम दल। हम लोगों ने ये भी देखा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ये कह के कि प्रशासन चलाना काफी मुश्किल हो गया है, वहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है। लेकिन जब बंगाल विभाजन के बारे में भारतीय लोगों को पता चला तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। एक्चुअल कारण ये था कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की एकता काफी ज्यादा थी। अंग्रेज को ये बात सहन नहीं हो रही थी। अंग्रेज को लगता था कि कभी भी ये लोग हमारे लिए परेशानी बन सकते हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए। और सिर्फ उन लोगों ने बंगाल का विभाजन ही नहीं किया, बीच में मुस्लिम के लिए अलग से उन लोगों ने निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी कि भाई मुस्लिम लोग यहाँ से अलग से उनका निर्वाचन मंडल होगा, हिंदू का अलग होगा।
उसके बाद जब ये वाला कार्ड उन लोगों ने प्ले कर दिया कि भाई अब ये ठीक हो गया, मुस्लिम और हिंदू अलग अलग पहले से हो चुके हैं, हम नहीं करेंगे तो भी लड़ सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया। उसके बाद वो लोग अपने हम लोगों की जो कलकत्ते राजधानी थे उसको ट्रांसफर करके दिल्ली ले गए। दिल्ली में एक जॉर्ज पंचम आए, उनकी रानी आई और उन दोनों का राज्याभिषेक यहाँ पे हुआ। हम लोगों ने ये सारी बातें अभी तक की क्लास में देख ली है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था तो 1905 में ही हम लोगों का बंगाल में एक अधिवेशन, बनारस में एक अधिवेशन हुआ जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार वर्ड को अपनाया गया। फिर 1906 में भी हम लोगों का हुआ जिसमें कंप्लीट स्वदेशी स्वराज वर्ड को हम लोगों ने डिमांड किया। फिर 1907 में बंगाल का हम लोगों का जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। इसी के बेस से ये पॉइंट हम लोगों का आगे बढ़ता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में 1908 में होती है। 1900 मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है और उसमें उन लोगों ने ये पूरा का पूरा सेक्शन ही कंप्लीट कर दिया। अब ये आगे की बातें हैं कि जब लखनऊ समझौता हम लोग जाते हैं लखनऊ के पास तो वहां पे मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस के दोनों लोग मिलते हैं। हम लोगों ने बीच में ये भी देखा कि होम रूल लीग की स्थापना भारत में की गई। होम रूल लीग की स्थापना भारत में मद्रास में हुआ, पूना में हुआ, दो अलग अलग व्यक्ति ने किया जिसमें सबसे ज्यादा नाम तिलक का आता है, एनी बेसेंट का आता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि एनी बेसेंट तब काफी फेमस हो गई और 1917 में उनको पहला महिला अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया और इसी के पॉइंट पे फिर गांधी जी की एंट्री होती है और यहीं से हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। मैंने कहा कि इसमें हम लोगों को देखना ये था कि गांधी का जो जीवन काल है, बचपन में पढ़ाई के बाद कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए और 2 साल उन्होंने वहां पे पढ़ाई की। फिर अपने काम के लिए कि अब जब पढ़ाई हो गई है तो मुझे काम करने की जरूरत है, तो वहां पे अपने बड़े भाई के इच्छा अनुसार वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास गए और वहीं से उनका पूरा लाइफ चेंज होता है, वहां से उनका पूरा लाइफ चलता है। तो हम लोगों का यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में उनका जो जीवन रहा है 1893 से 1915 तक रहा है। हालांकि बीच में एक बार भारत में वो आए लेकिन वो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सहयोग नहीं लिया या राजनीति में प्रवेश नहीं किया। और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति ने गोली से कर दी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने नाथूराम गोडसे ने किया थी, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है। अब यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये 1915 लिखा है और ये 1915 के बाद गांधी जी का आगमन भारत में होता है। एक साल उनके गुरु कहते हैं कि एक काम करिए, आप पूरा भारत पे भ्रमण करिए और भारत भ्रमण करने के बाद आप फील करिए कि भारत के लोगों में क्या था, क्योंकि उस समय भारत के लोगों में अलग अलग विचारधाराएं पनप रही थी। कोई क्रांति को पसंद कर रहा था, कोई उदारवाद को पसंद कर रहा था, कोई था जो कहता था कि हम लोग अंग्रेज को एक लीडर मानेंगे और उनके अंडर में हम लोग काम करेंगे। अलग अलग तरह की विचारधाराएं हमारे यहाँ चल रही थी। तो गांधी जी को कहा गया कि आप 1 साल भ्रमण करिए। उन्होंने 1 साल भ्रमण किया। उनका पहला जो सत्याग्रह शुरू होता है या राजनीति में पहली प्रवेश होती है वह एक बनारस अधिवेशन से शुरू होता है और उसके बाद जब बनारस अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था 1916 में, तभी उनको एक बिहार के किसान ने कहा या बिहार के कांग्रेस नेता ने कहा कि आप बिहार में आइए और वहां पे किसानों की स्थिति देखिए, और यहीं से गांधी का जीवन शुरू होता है भारत में। तो लिखा हुआ है कि 1917 में चंपारण के किसान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहार के किस व्यक्ति ने गांधी जी को, हाँ, राजकुमार शुक्ल, एक्चुअली राजकुमार है ना, राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया कि भाई आप चंपारण आए। चंपारण में क्या प्रॉब्लम था कि चूंकि अंग्रेज लोग तो क्रश कर रहा था यहाँ के लोगों को, तो बोला कि भाई खेत है ना, तो मान लो तुम्हारे पास 3 बीघा खेत है तो तुमको 20 बीघा खेत है, तो उस 20 बीघा खेत में से 3 बीघा खेत के ऊपर 100% नील की खेती करनी ही पड़ेगी और वो भी मेरे कंडीशन के अनुसार, हम जितना पैसा देंगे उतना में ही करना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा पैसा लगता है तो तुम समझो। तो ये चंपारण में ये लंबे समय से चला आ रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंपारण में नील के किसानों की स्थिति 3 कटिया पद्धति, 3 कटिया का मतलब ये था
कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे के ऊपर नील की खेती आपको करनी ही पड़ेगी और मेरे कंडीशन के अनुसार करनी पड़ेगी। तो यहाँ से गांधी जी का ये शुरू होता है और गांधी जी पहली बार अपने सत्याग्रह की ओर गए। एक्चुअली 1917 में चंपारण, यानी गांधी जी के जीवन का 3 बड़ा मोमेंट आया। एक तो चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, 3 अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया। गांधी जी का नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह की पहली बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू होता है, तो चंपारण जिला में शुरू होता है। और इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेता जो बिहार में जब गांधी जी आए तो उनको राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई, जेवी कृपलानी से मुलाकात हुई, महादेव देसाई से मुलाकात हुई। तो ये 3 अलग अलग व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है और यहीं से उनका लाइफ शुरू होता है। एक्चुअली लाइफ तो उनका बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारी चेंजिंग कराए थे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बेसिकली पढ़ना है कि गांधी जी 1917 में चंपारण में गए, किसके बुलाने पे गए, राजकुमार शुक्ल। किस प्रॉब्लम, किसानों के किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के, नील खेत की 3 कटिया पद्धति, नील खेती की 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया क्या था, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा खेती पे नील करना ही करना है। अब वहां पे दूसरी बात, जब चंपारण में उनका विजय हो गया, उन्होंने कह दिया कि यहाँ से 3 कटिया प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके ऊपर केस भी हो गया, जाने से मना भी किया गया, सब कुछ के बावजूद वो विजयी रहे। तो जैसे ही चंपारण में गांधी जी विजयी हुए अपने कार्य में, लोगों को लगा कि ये कोई महान टाइप का व्यक्ति है या मेरा काम कर सकता है, क्योंकि काफी कम समय में उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई। फिर उसके बाद अहमदाबाद में गए, जहां पे मिल मजदूर का हड़ताल था। किस बात को लेके, कंपनी ने बोनस नहीं दिया था, कंपनी ने बोनस नहीं दिया था, उस बोनस को बढ़ाने के लिए वहां पे आंदोलन हम लोगों का शुरू हुआ। अब ये आंदोलन क्या था, तो ये आंदोलन ये था कि भाई हम लोगों का बोनस बढ़ना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं बढ़ा रही थी। तो अब इस आंदोलन में गांधी जी, देखिएगा ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पहला सत्याग्रह यहाँ पे लिखा है, पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में हुआ 1917 में, और यहाँ पे आमरण अनशन जैसा बात आएगा, भूख हड़ताल। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी ने भूख हड़ताल पे बैठे और अनसुईया बिन पटेल गांधी जी की सहायक थी। हालांकि यह क्वेश्चन ही पूछेगा, बस हम लोगों से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ गांधी जी के जीवन में, 1918। इसमें क्या था, तो पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की, पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पे गए। पहला सत्याग्रह कब हुआ, 1917। पहला भूख हड़ताल कब हुआ, 1918। किस आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन। सत्याग्रह कौन सा आंदोलन में शुरू हुआ, चंपारण। फिर हम लोग ये जानते हैं, क्या हम लोग ये याद है कि बैरकपुर छावनी में कौन सा आंदोलन हुआ था या किसने किया था, मंगल पांडे ना, और उसके बाद मेरठ की छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, हाँ ठीक है। लिखा हुआ है कि उसके बाद 1918 में ही हम लोगों को खेड़ा में भी गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह किया। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसान सत्याग्रह शुरू किए। एक्चुअली इसमें क्या था कि खेत, मतलब पानी नहीं होने की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से किसानों की खेती प्रॉपर नहीं हुई थी, और खेती प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन किसान लोग टैक्स लेने के लिए उतावला था कि हमको तो टैक्स तुम दो ही, तो किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और टैक्स नहीं देने की स्थिति में क्या हुआ कि सरदार पटेल भी यहाँ पे मिले उन लोगों को, गांधी जी भी गए। गांधी जी ने यहाँ पे अपने कार्य के बेस पे, अपने सत्याग्रह के बेस पे ये बात मनवा लिया कि भाई किसान नहीं देंगे। अब ये अंग्रेज लोग उनके शक्ति से इतना डर गया कि वो लोग एक गुप्त लेटर जारी किया, नोटिस जारी किया कि हम लोग ये बात पहले ही भेज चुके हैं कि जिनका फसल खराब हो गया है वो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले सबसे डिमांड किया जा रहा था। ये बात इसमें लिखा ही है कि गांधी जी ने किसान की समस्याओं को लेकर 1918 में खेड़ा में किसान सत्याग्रह शुरुआत की। फसल नष्ट होने के कारण किसान द्वारा लगान स्थगित करने की मांग की जा रही थी। गांधी जी के अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक थे। सरकार ने किसानों की मांग को स्वीकार किया, मतलब बाद में जब हम लोगों का यह सत्याग्रह हुआ तो किसान की डिमांड स्वीकार कर ली।
गांधी जी ने नवजीवन गुजराती भाषा में और यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र का संपादन किया। आपको याद होगा कल हम लोग एक पत्र पढ़े थे, मराठा और केसरी, ये दोनों समाचार पत्र या पत्रिका किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य की रचना हाँ जेल में किए थे ना, बर्मा के जेल में उन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। और गांधी जी का कौन सा किताब है, मतलब सॉरी कौन सी मैगजीन है? नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया, इंग्लिश वर्ड है ना, अंग्रेजी में समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया। उन्होंने हरिजन पत्र का भी संपादन, जब हम लोगों का भीमराव अंबेडकर दलित के लिए अलग से चुनाव व्यवस्था की डिमांड करने जाते हैं जिसको गांधी जी नहीं मानते हैं, तो उन्होंने गांधी जी से कहा, भीमराव अंबेडकर ने, कि आप दलित को आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते हैं। भारत में कितना % लोग हैं जो दलित के साथ बैठ के खाना खाता है या उसके साथ रहता है? तो उन्होंने फिर दलित को एक नया नाम दिया, वो था हरिजन, और वहीं से हरिजन पत्र को शुरुआत किया। और उन्होंने यहाँ के टॉप ऑर्डर तथाकथित फॉरवर्ड को भी बोला कि आप लोग अगर जब तक हरिजन को अपने साथ में नहीं लेते हैं तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका सीधा लॉजिक रहता था कि भारत स्वतंत्र होगा ही नहीं, तो लोग मानते ही थे। तो हम लोगों ने देख लिया कि दो संपादन, एक हम लोगों का हो गया मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और नवजीवन गुजराती और यंग इंडिया किसने किया? महात्मा गांधी। उन्होंने हरिजन पत्र का संपादन कब शुरू किया? 1933 में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत सारी किताबें लिखी, हरिजन पत्रिका भी चलाए, ये भी पत्रिका चलाए, एगो किताब भी लिख दिए थे जेल में बैठे बैठे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की आत्मकथा। तो ये लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, लिखा हुआ है मेरे सत्य के प्रयोग। और इसी में उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी है कि हम अफ्रीका में क्या किए, कैसे किए, मेरे साथ क्या हुआ, हमने भारत में क्या किया, भारत में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारा मैटर उन्होंने लिखा है? हाँ, बाहर भी जाते थे, रंगीन जीवन भी था उनका, उन्होंने मेंशन किया है, अपने रंगीन जीवन के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है। और जब उन्होंने संन्यास ब्रह्मचर्य धारण किया उस बात को भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरा बेटा बच्चे होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया, दूसरा बेटा नहीं, उसके बाद तो फिर बेटा नहीं हुआ होगा। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे अंतिम में ही किए होंगे। और यहाँ पे हालांकि ये बात उन्होंने मेंशन की है उसके अंदर। अब जब जैसे ही हम लोग इंडियन लोग अंग्रेज के अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर देते हैं, 3 आंदोलन, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो अंग्रेज को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसा लॉजिक दो, ऐसा कुछ नियम बनाओ कि यहाँ के लोग जो भी लगे कि भाई ये कुछ बड़ा काम कर सकता है मेरे अगेंस्ट में, उसको तुरंत जेल में डाल दो। उसके लिए उन लोगों ने कहा कि हम लोग बनाते हैं एक नियम, उसी का नाम था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया है, क्राइम किया है या नहीं किया, हमको उससे मतलब नहीं, हमको खाली डाउट हो गया कि आप किए हैं तो हम आपको जेल में डाल देंगे, और हमारी मर्जी उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, आपको हम जेल में डाल देंगे। वो लोग का कहना था कि जो टॉप ऑर्डर का जो शीर्ष नेता है वो सबको ऐसे करके हम लोग जेल में डाल देंगे। और यही शुरू भी हो गया। शुरू में क्या हुआ कि इसी रॉलेट एक्ट के नाम पे कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर को कैप्चर करके अरेस्ट करके लोग डालने लगा। उसी में सबसे ज्यादा विरोध अमृतसर में शुरू हुआ। हालांकि रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण, यानी आपके विरुद्ध कोई हमको साक्ष्य है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून कहा। 26 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई और दिल्ली में इस विरोध का मार्गदर्शन किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद किया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने उस विरोध को लीड किया। फिर लिखा हुआ है कि गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करवाया।
कि भाई अब ये नियम बन गए, हम लोग को सत्याग्रह करना चाहिए। मैंने 3 जगह करके देख लिए, फायदा मिल रहा है, तो पूरे देश में लागू करो इसको। गांधी जी ने पंजाब जाते हुए हरियाणा में गिरफ्तार किए गए। अब देखिए यहाँ पे पंजाब उनको जाना था, ठीक है, और वही पंजाब जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों का शुरू होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से बीच में हम लोग एक छोटा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्या था कि उसी समय 1914 में हम लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि अंग्रेज कुछ टीम में खड़े थे, कुछ अपोजिट में तुर्की खड़ी थी। तो अंग्रेज और तुर्क जो देश थे या तुर्की जो थे वो आमने सामने खड़े थे। अंग्रेज जीत गए तो वो लोग तुर्की के खलीफा जो थे उसको उन लोगों ने डिनाई कर दिया, खलीफा का अस्तित्व खत्म कर दिया। अब चूंकि मुस्लिम समुदाय में खलीफा का पोस्ट काफी एक रिस्पेक्टेड था, काफी माननीय था, और उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अंग्रेज सबको लगा कि भाई वो तो तुर्की में मैटर चल रहा है, इसमें यहाँ पे क्या लेना देना। अब यहाँ पे उस बात को यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये भाई हम लोगों का खलीफा का पोस्ट फिर से तुम मेंटेन करो और वहीं से शुरुआत करो। तो यहीं से खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि 1914 से 1918 4 साल का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, और जब 18 में खत्म हो गया, पेरिस में संधि की गई, तो संधि में जब तुर्की के ऊपर नियम लगाए गए, खलीफा को हटाया गया, तो ये फिर खिलाफत आंदोलन हम लोगों का शुरू हुआ। लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऐसे पूरे विश्व में है। प्रथम 1914 से लेकर 1918 दो अलग अलग गुट थे। एक में हम लोगों का एक्चुअली उस समय पूरा जो यूरोप है, तो 15वीं शताब्दी जब पुनर्जागरण शुरू होता है यूरोप में, तो पुनर्जागरण से लेके कंप्लीट 300 साल तक यूरोप का माना गया, जिसमें यूरोप के लोग अलग अलग देश में गए, वहां पे सत्ता स्थापित की, वहां के लोगों के ऊपर लीड किया। तो जो लीड करेगा उसी को तो मानेंगे हम लोग। जैसे अभी अमेरिका का चल रहा है, अभी जो है हम लोगों का कंप्लीट अमेरिका का वर्चस्व रहा है 19वीं शताब्दी में। अब ये 20वीं शताब्दी में अमेरिका रहा है, उससे पहले यूरोप रहा है। अब हम लोगों का अपने लीडर मोदी जी का कहना है कि ये शताब्दी भारत की होगी। चाइना पहले से कह रहा है कि हम हैं, तो ये वर्चस्व चल रहा है ऊपर नीचे हम लोगों का। तो उस समय यूरोप का जो देश है, चाहे जो भी हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, तुर्की तो इधर में आ गया, ये लोग रूस हो गया, ये लोग आपस में ऐसे ऐसे लड़ाई के एकदम आमने सामने खड़े था। तो उसमें जब यूरोप में लड़ाई हो रही है, तो आप देखे होंगे यहाँ पे फ्रांसीसी युद्ध हम लोगों का हुआ था, कर्नाटक का युद्ध हम लोग लिखे थे थोड़ा देर पहले। तो शुरू हुआ युद्ध वहां पे यूरोप में, और ये युद्ध यहाँ पे चलने लगा। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो भारत के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया ना। तो भाई सरकार उसकी है, लोग उसके हैं, लीडर वो है, तो यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन प्रभाव तो हम लोगों के यहाँ भी पड़ा, और इतना प्रभाव पड़ा कि वहां पे सैनिक कम पड़ने लगे। फिर सैनिक कम पड़ने लगे तो जहां तहां से लोगों को ले जाके वहां पे यूज करने लगे। इसके बाद तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल हुई, यूरोप में पुरुषों की कमी हो गई, क्योंकि सारे युद्ध में इंगेज हो गए। 4 साल का युद्ध सारे के सारे, तो महिलाओं के ऊपर पूरा का पूरा काम आ गया। घर का काम, परिवार को बढ़ाने का काम पूरा का पूरा महिलाओं को आ गया, और महिला लोग भी फिर आवेश में आई। तब तक हम लोग महिलाओं को नीचे मानते थे, पूरा विश्व मानता था। जितने भी अभी तथाकथित समाज है, सारे समाज में महिलाओं को निम्न स्तर पे माना गया। लेकिन जब 1914 का विश्व शुरू हुआ, तभी लोग को पता चला कि महिलाएं भी आगे काम कर सकती है, और उन लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। तो जब हम लोगों का वर्साय की संधि हुई, तो तुर्की का खलीफा, जो तुर्की में खलीफा चल रहा था पद, वो खत्म कर दिया गया। यहाँ पे पूरा विश्व के लोग, वहाँ पे पूरा विश्व मुस्लिम समुदाय, हाँ अभी भी चलिए। वर्चस्व का मतलब है कि उसकी इकोनॉमी, अगर वो अपना डॉलर, जैसे उसका डॉलर, हम लोगों का जितना भी बिजनेस चलता है वह डॉलर में चलता है ना, उसी के अगेंस्ट में हम लोग सोना पे चलाने की बात कर रहे हैं। वो इतना पावरफुल है कि जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए हैं, या जितना भी मानवाधिकार है, जितने भी संघ बनाए, सब में उसका पैसा दिया हुआ है। तो पैसा दिया हुआ है, तो अगर आप जाइएगा अपना काम करवाने, तो सुनेगा उसका बात।
इसलिए उसका वर्चस्व चल रहा है। अगर मान लीजिए हम पैसा देना शुरू कर दें तो मेरा वर्चस्व चलेगा। हम लोग से तो खूब आगे चाइना है, मतलब भारत लोग कैसे करते हैं। जैसे ये लोग कहता है कि हम लोग जो है इंडस्ट्री का हब हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सस्ता हो सकती है चाइना से भी, क्योंकि हमारे पास बेरोजगार लोगों की संख्या ज्यादा है, हमारे पास युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो हम लोग किसी भी सामान को बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब हम किसी सामान को बनाने लगेंगे, और अमेरिका में जो जितने मैक्सिमम इंजीनियर, जहाँ पे 30% टॉप ऑर्डर के इंजीनियर वो भारत के हैं, तो भारत के अगर वो लोग यहाँ पे चला है तो अमेरिका का फिर रोल खत्म होने लगेगा, क्योंकि काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। लेकिन भारत में हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाते हैं, जैसा बहुत बार ये कहानी भी चली है, तो यहाँ का लोग उठ के चलो ज्यादा उधर पे। तो वर्चस्व का मतलब हो गया कि इकोनॉमिक के ऊपर भी उसका वर्चस्व है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें उसका वर्चस्व है। तभी तो हम लोग उसके अगेंस्ट में ब्रिक्स बनाए ना, उसके अगेंस्ट में नाटो बनाए, तो अलग अलग हम लोग भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम लोगों का काफी ताकतवर है। अब जितना उसके पास परमाणु हथियार है उतना हमारे पास नहीं है, रूस के पास होगा उससे कम ही है। जितना उसके पास सोना का भंडार है हमारे पास नहीं है, जितना उसके पास पैसा है हमारे पास नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? तो हम लोगों को अगर पैसा छापना है, भारत को पैसा छापना है, तो हमको उतने पॉइंट का या जितना पैसा छापना है उतने पैसे का मुझे बैग में कोई सामान रखना पड़ेगा, गोल्ड रखना पड़े, जमीन रखना पड़े, कुछ भी रखना पड़ेगा, लेकिन दिखाएंगे कि भाई इस पैसे के अगेंस्ट में ये मेरा सामने खड़ा है। अमेरिका में ये सुविधा नहीं है। अमेरिका में ये सुविधा है कि वो बिना किसी को दिखाए, बिना कुछ बैग में रखे आराम से डॉलर छाप सकता है, और ये प्रावधान हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे सब लोगों ने साइन किया कि ठीक है तुम आप कर लेना। तो जाहिर सी बात है उसका वर्चस्व है, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर है, उसकी जो सैनिक क्षमता है हमसे काफी ऊपर है। तो वर्चस्व किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, वर्चस्व बहुत सारे पॉइंट के ऊपर है। हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे तब उसके पास जाएंगे। हम लोगों का जनसंख्या 1.5 अरब, लगभग 150 करोड़, उसकी जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास ना, 30 करोड़ के आसपास, मान लीजिए 32 करोड़ 35 करोड़। उसके पास जमीन हमसे काफी ज्यादा है, हमारे पास जमीन नहीं है। अगर मान लीजिए कल के टाइम में खाना खिलाने की बात आ गई, बाहर का सप्लाई बंद हो गया, तो उसके पास ज्यादा जमीन है, वो ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हमारा जैसे एक परिवार में 10 आदमी है और एक परिवार में 2 आदमी है और दोनों को बराबर पैसा मिले, तो किसका रहन सहन बढ़िया होगा? हमारे पास एक्सपेंस गलत तरीके से मूव हो रहा है ना। अपने तो मोदी जी ने चिंता भी जताई थी कि भाई जनसंख्या कम करनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन कहने से तो नहीं होगा। आपको उसके लिए सिर्फ बांग्लादेशी कितना, मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़, इससे ज्यादा नहीं ना। नहीं, ये तो वो लोग कितना ऐसा करेगा, जनसंख्या का अपना नियम है ना कि 100 साल में आदमी को जिंदा नहीं रहना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उतना जोड़ भी लीजिएगा तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 2-3 करोड़ मिलेगा। ये तो यहाँ के नेताओं की अपनी चाल है कि भाई हम बात को डाइवर्ट करके रखें ताकि लोग इधर मूव नहीं करें। नहीं तो 150 करोड़ जनसंख्या ऐसा थोड़ी कि बाहर का लोग आ गया है, यही के लोग है ना। हमारी सरकार विफल है जनसंख्या कंट्रोल करने में, इस बात को तो नहीं मानती है। सबसे बढ़िया जनसंख्या मैनेज जापान का है। जब उसका देखिएगा हिरार्की या जो उसका बना हुआ है डायग्राम, तो उनके डायग्राम में ऐसे बना हुआ है कि मान लीजिए 1 साल में हम लोग का ऐसा रहा, 10 साल में, अगले 10 साल में ऐसा रहा, फिर अगले 10 साल में ऐसा रहा। तो आप ऐसा कुछ नियम बनाइए ना कि जनसंख्या बढ़ ही नहीं पाए। हम लोगों का पिरामिड की तरह है, ये वाला जनसंख्या का ग्रोथ हम लोगों का है। तो अब इसको ना कंट्रोल करने पे फोकस करिएगा कि इसको रोका जाए। उसका तो इतना मैनेज है, तो वो क्या नियम लगाया है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपनी जनता को आप, जैसे कई बार इस मुद्दे पे विवाद आई है कि भाई हमारी जनता जागरूक नहीं है, तो हमारी जनता अगर जागरूक नहीं है तो आप जागरूक बनाइए। आप साक्षरता को बढ़ा सकते हैं, आप राशन बांट सकते हैं, आप वोट ले सकते हैं, वोट के लिए नियम बना सकते हैं, जनसंख्या के लिए नहीं करवा सकते हैं। के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा चर्चा करने के, हाँ, तो ये गलत है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि बीजेपी का ही प्रॉब्लम है, तो पिछले मतलब हम लोगों की जनसंख्या ग्रोथ, ये मैंने लिखा है जो पिरामिड वाली बात, जब से ज्ञात है लगभग 1882 से 1882 से जब से जनसंख्या काउंटिंग शुरू हुई हम लोगों की, तब से हम लोग का पिरामिड ऐसे भाग रहा है। तो कोई ना कोई तो, जैसे ऐसा नहीं मोदी जी अकेले जिम्मेवार है क्या? ऐसा नहीं ना है कि मोदी जी अकेले जिम्मेवार होने के भाई कंट्रोल कर लिया जाए। ये तो गलत बात है। जनसंख्या 10 दिन में थोड़ी बढ़ता है या 10 साल में थोड़ी बढ़ता है, ये 100 साल की मतलब देन है जिसमें जनसंख्या बढ़ती है।
हाँ, उन्होंने चिंता जब पाला इसमें सुनिएगा उनका 15 अगस्त को 1914 का, तो उन्होंने चिंता जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं, आने के बाद ही उन्होंने कहा था, आने के बाद ही कहा था। उन्होंने दो बातें कही थी, जनसंख्या के ऊपर कही थी और ये भी कही थी कि माँ बाप को भी निष्पक्ष होकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर घर में बेटी रात के 10 बजे आए तो आप 2 क्वेश्चन करते हैं, घर में बेटा 12 बजे आए तो आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर बेटा भी 10 बजे आए तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन करें कि तुम कहाँ थे। तो उन लोगों ने इस बात को मतलब अच्छा था, लेकिन तब तक कि पहली बार बनना था तो एक इमेज बनाने से बोल दिया, अब इमेज से बाहर आ गए, बन गया इमेज, अब क्या बोलना। खैर, जब आप लोग बड़े बनिए तो आप लोग इस बात को जरूर सोचिए कि हमारी जनसंख्या को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। कैप्चर नहीं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हमारा पूरा का पूरा संसाधन ऐसे ही चलता जाएगा, हम लोग उसके पीछे कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं तो खाली ऐसे हम लोग बस बोलते रह जाएंगे, भाई साहब ऐसे करो वैसे करो। तो हमने कहा कि खिलाफत आंदोलन हम लोगों की शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध में, है सब किसके कारण हो? मोदी के कारण। वो तो खुद भी जनसंख्या अपना नहीं बढ़ा पाए, वो तो बेचारे अपना एक भी नहीं बढ़ा पाए, उनका क्या दोष है। वो तो कहते हैं हम अकेले थे, हम अकेले निकल जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पे खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसी दिन को खिलाफत दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। इसका लीड कौन किया, इसका नेतृत्व कौन किया? मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाई। और इसी 2 भाई को पंजाब में गिरफ्तार किया जाता है और जिसके अगेंस्ट में हम लोगों का जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत आंदोलन को लीड किसने किया? रॉलेट एक्ट कब आया? क्या था प्रावधान? किसी भी व्यक्ति को बिना गुनाह के, बिना प्रमाण के हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं ना। लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब में लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो लोग वहां से लीड कर रहा था। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, इसको याद रखना पड़ेगा, कई बार पूछा हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। ऐसे लोग कहते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे नियम थे। लोग चाहता था कि जब रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हो गया तो कुछ ऐसा कारनामा किया जाए कि लोगों, आम जनता में दहशत फैल जाए। तो आम जनता में दहशत तभी फैलेगी ना जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाएगा। तो उस समय जैसे हम लोगों का मकर संक्रांति 14 तारीख का मेला बहुत जगह पे लगता है, बहुत सारे गांव में लगता है, आप देखे होंगे। तो वैसे ही वहां पे भी एक आयोजन था, मतलब एक तरह का मेला लगने वाला था उस हम लोगों का जालियांवाला बाग में। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि चूंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में हर जगह हो रहा था, सरकार ने अपनी मर्जी से कब नियम लगा दिए, धारा कर्फ्यू लगा दी। कर्फ्यू का मतलब कि भाई समूह में नहीं चल सकते। अब सरकार का नियम का उल्लंघन हो रहा है, मेला में इकट्ठा होने वाले लोग। अब इन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि आप मेला में तो गांव से लोग आता है, उनको पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है कि हम समूह में नहीं जा सकते हैं। अब इसको तो मिल गया मौका कि भाई आप जो है समूह में इकट्ठा हुए हैं तो मार्शल लॉ को हमने अपोज किया है, तोड़ा है, और उसके बेस पे वो गया और बिना सोचे समझे गोलियां, उसमें लगभग ऐसा डेटा है कि 1300 लोग मरे, 1300 लोग मरे। मतलब ऐसे लोग भीड़ में खड़ा है, भागने के लिए कोई जगह नहीं है। केसरी अभी भी है, केसरी मूवी भी है, केसरी वेब सीरीज भी है, मैंने दोनों देखी है। हाँ, मंगल पांडे पे तो बहुत पहले बना हुआ है ना। हाँ, लेकिन वो लोग का उतना इतिहास नहीं मिलेगा। केसरी वाला कैसे कैसे हुआ उसमें समझाया थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, आज से मूवी देखेंगे हम लोग। ये जरा देखिएगा, अब यहाँ पे लिखा है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि जो है वो कैंसिल कर दी। रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर लिखा, हाँ ना, हाँ टैगोर, महात्मा, हाँ
नाइटहुड इनको मिला था उपाधि, जब जिसे अंग्रेज लोग कहा था ना कि जैसे ये लोग भी सोच के रखता था कि यहाँ पे जो भारत के अगेंस्ट में लोग काम करे या अंग्रेजों के साथ में काम करे तो उसको अच्छा अच्छा उपाधि दे देते थे। वही नाइटहुड की उपाधि मिली थी अच्छा काम करने के लिए। वो वकील को भी मिला था जिसने वकालत लड़ी है उस केसरी के अंदर, नायर नाम था उनका। तो उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि, हाँ नायर, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि। फिर हम लोगों का आता है, इसलिए वहां पे खत्म हो रहा हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में। चूंकि रॉलेट एक्ट जब हो गया तो गांधी जी ने कहा था कि हम लोगों को सत्याग्रह करने की जरूरत है। वही सत्याग्रह अब यहाँ पे शुरू होता है। 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में भारत में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह सहयोग क्या था कि मतलब अंग्रेज का कोई भी काम हमारे सहयोग से होता है, हम उसको सहयोग देना बंद कर देंगे। सहयोग क्या था, तो वो लोग स्कूल खोला था, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। विदेशी का कपड़ा आता है हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा खुद का कपड़ा खत्म हो गया, हम उसका कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहीं से गांधी जी चरखा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि भाई हमारा अपना कपड़ा होगा। खादी यहीं से शुरुआत होती है, तो जिसको हम लोग आज पहनते हैं। तो इनका था कि विदेश का सारा सामान लो वापस कर दो, आप उसको सैनिक का जो काम है, वकालत का काम है, स्टूडेंट का जो काम है, टीचर का जो काम है, सैनिक का, सब लोग आप स्किप कर दो, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं काम करेगा। और गांधी जी को इतना अंदर में विश्वास है, जैसे आप जानते हैं कि प्लानिंग जो बनाता है पूरा का पूरा योजना उसके दिमाग में रहता है, हम लोग तो खाली सुनने और देखने वाले लोग होते हैं। तो गांधी जी का इमेजिन या उनका कल्पना इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर ये अक्षरशः लागू हो जाए भारत में तो अंग्रेज को 2 दिन के अंदर यहाँ से बाहर होना पड़ेगा है। हाँ, तो चूंकि योजना उन्होंने बनाई है, जैसे असहयोग नहीं, ये बात ये हुई कि जैसे रॉलेट एक्ट क्यों लाए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह खेड़ा वेड़ा ये सब कर दिया, तो उन लोग का था कि भाई कोई नया लीडर आ रहा है ना, उसको कैप्चर करो, आप अरेस्ट करो, जेल में डालो, लीडर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट का हम लोग विरोध इसलिए किए कि हमारे नेता को तुम ऐसे संदिग्ध बोल के ले जाओगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम नियम बना दिए हो, तो भाई इसका विरोध होगा, रॉलेट एक्ट हटाओ। तो विरोध में ही हम लोग सब कुछ काम कर रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने कहा कि हम अपने हिंदू के सपोर्ट में ले सकते हैं, अंग्रेज के अपोज में ले सकते हैं, और इससे हम लोग मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अंग्रेज के खिलाफ खड़ा था खिलाफत आंदोलन के नाम पे। तो गांधी जी की वजह से वो लोग इनसे मिला। गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन हमारे भारतीय हिंदू के असहयोग से जुड़ी है, और उन्होंने खिलाफत को असहयोग में जोड़ लिया ताकि हम लोग की संख्या ज्यादा हो जाए। और हम लोग को पहले वो लोग हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहा था, हम अलग नहीं, हम साथ में लड़ रहे हैं, ऐसा वाला टेंडेंसी था इनका। क्योंकि इन्होंने ही कहा कि दलित हो, शूद्र हो, कोई जात का हो, कोई समुदाय का हो, जब तक हम एक साथ नहीं होंगे हम लड़ाई नहीं जीत सकते। और उन्होंने किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस दिन असहयोग शुरू होना था उसी दिन हम लोगों के तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ? असहयोग आंदोलन किस दिन शुरू होना था? 1 अगस्त 1920। अब जैसे ही तिलक मर गए तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरा एक अच्छा सा बेस कैंप चला गया, क्योंकि तिलक एक अच्छा सपोर्टर थे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, इन लोगों ने एक नए तरीके से अपनाया, और उनका एक देखिएगा, असहयोग आंदोलन को चलने के लिए पैसा का जरूरत था, और उस पैसा के लिए तिलक स्वराज शब्द का कोष, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, और 6 महीना में 1 करोड़ रुपया इसमें दान मिला। क्योंकि कोई भी आंदोलन चलने के लिए उसमें खर्च लगेगा। गांधी जी ने कहा था कि हमको अफ्रीका में समझ में आ गया था कि कोई भी आंदोलन फ्री में नहीं करना है, और कोई भी आंदोलन चूंकि फ्री में लंबे समय तक नहीं चला पाइएगा। जैसे आप आंदोलन करिएगा तो 10 आदमी तो साथ में रखिएगा, तो वो खाने पीने को चाहिए ना, नहीं तो 2 दिन बाद चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि खिलाफत आंदोलन हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास, असहयोग आंदोलन या कोई भी आंदोलन तभी कर सकते हैं जब पैसा हो। और पैसा के लिए उन्होंने कौन सा कोष बनाया? तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। और इसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 1 करोड़ रुपया। अभी 1 करोड़ लग रहा है कम होगा, उस समय 1 करोड़ काफी हैवी अमाउंट रहा होगा। हाँ, अब देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, जरा इसको याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 नहीं, 1 अगस्त 1920। संचालन के लिए कोष का निर्माण किया गया। इसमें ही नहीं पूछेगा कब किया गया, उसमें कितना पैसा है ये पूछा है, 1 करोड़ रुपया। कौन सा कोष था?
तिलक स्वराज को, तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920। हाँ, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आंदोलन में तिलक की मृत्यु हुई? असहयोग आंदोलन। तो ये क्वेश्चन, अब असहयोग आंदोलन जब जैसे ही 2-3 साल चला ही अभी तक, सब लोग अपना छोड़ने लगा, वकालत छोड़ने लगे, स्टूडेंट भागने लगे जहां तहां, वैसे ही एक नया कांड होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि आप लोगों को अपना हिंसा कभी नहीं यूज करना है, आपको आक्रोश में नहीं आना है, आपको कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, आपको शांति से काम नहीं करेंगे ऐसा वाला बात बोलना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सब लोग तो बात मान नहीं पाएगा कहीं ना कहीं, तो चूंकि गांधी जी इसलिए भी कहते थे कि उन्होंने देखा था कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज हमारे साथ क्या किया। हमारी जनता अगर युद्ध होता है तो 10 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि काम खाने पीने के ऊपर इंगेज हो जाएगी, लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने युद्ध का सहारा लेना ही नहीं चाहा कर। उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना, युद्ध नहीं करना, क्योंकि तुम एक जगह अगर तुम हिंसा करोगे तो उसके बेस पे पूरा भारत के आदमियों को सब अरेस्ट कर लेगा कि तुम्हारी वजह से हमारा कानून ठप हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। इसलिए उन्होंने इनको मना किया। अब ये क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा स्टेशन है हम लोगों का, वहां पे आंदोलनकारी जो है भीड़ ने पुलिस स्टेशन पे हमला करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी इससे काफी परेशान हो गए, बोले कि हम असहयोग आंदोलन अपना वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, कब लागू हुआ? 1 अगस्त 1920। कब खत्म हुआ? 12 फरवरी 1922। किस बेस पे खत्म हुआ? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। फिर हम लोगों का आता है साइमन कमीशन 1927। आप जानते हैं कि जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया तो ऐसा नहीं कि वो लोग खाली बार ऐसा ही सोचा कि भारतीय लोगों को क्रश करना है। वो लोग कहा था कि आप लोग को धीरे धीरे हम अपना देश आपको छोड़ते जाएंगे या धीरे धीरे आपको राजनीति में हम लोग लाएंगे। 1919 में हम लोगों का एक आया था। अब जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था उसमें ये नियम था कि हम भारतीय लोगों को ये काम सौंपे हैं, ये छोटा सा काम सौंपे हैं, अगर 10 साल में भारतीय लोग इस काम को कर लिया अच्छा से तो हम समझेंगे कि तुम लोग राजनीति में आ सकते हो। अगर ये काम नहीं कर पाए तो हम समझेंगे कि तुम नहीं काम कर रहे हो। तो 1919 में लागू हुआ तो 1929 में आना चाहिए, अब वो 2 साल पहले ही आने लगा। साइमन कमीशन 1927 में आना शुरू कर दिया। लिखा हुआ है कि भारत सरकार 1919 के प्रावधान के अनुसार 10 वर्षों पे वैधानिक आयोग का गठन किया गया और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया और इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध भारतीय लोगों ने क्यों किया? तो इसके सारे सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। इस वजह से ये हुआ। ये भी था कि भाई 10 वर्ष पे आना था तो आप 1929 में आते, आप पहले ही आ गए, तो ये भी विरोध का कारण था। लेकिन सबसे ज्यादा कारण था कि तुम सारे अंग्रेजी लोग हैं तो भारतीय लोगों के अगेंस्ट नहीं खड़े रहोगे, तुम तो कोई ना कोई नियम लगा ही लोगे। लिखा हुआ है कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इस कमीशन का विरोध तीव्र हुआ। तो लिखता है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय साइमन कमीशन में जितने भी 7 सदस्य थे सारे के सारे क्या थे? अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कांड भी हुआ है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन के, किस कमीशन के विद्रोह में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई? साइमन कमीशन। तिलक की मृत्यु कौन से आंदोलन में हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1900। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ध्यान रखना तिलक का मृत्यु असहयोग आंदोलन, लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हो गया? साइमन कमीशन का विरोध का। अच्छा, रॉलेट एक्ट के विरोध में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? शौकत अली और लियाकत अली, मोहम्मद अली। तो 2 आदमी थे। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि असहयोग आंदोलन खत्म कब हुआ?
19 फरवरी 19 नहीं, 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922। कौन से कांड के बाद या कौन से घटना के बाद? चौरा चौरी कांड। क्या था वो कांड? चौरी चौरा कांड था कि भाई जब रॉलेट एक असहयोग आंदोलन का विरोध चल रहा था तो उसमें हमारी एक उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने पे आक्रमण की और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। गांधी जी से हाथ हो गए, उनको डर था कि फिर से हम पकड़े जाएंगे, पकड़ भी लिया था। जब ये गांधी जी आंदोलन वापस लिए तो इनको फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि ये असवादाबी किए हैं तो पकड़ के जाएंगे ही, भले आंदोलन वापस ले लिए हैं आप। लेकिन खैर, आपने देखा कि 1919 में एक नियम बना कि भारतीय लोगों को राजनीति में धीरे धीरे अधिकार दिया जाएगा। उसको 1927 में जांचने के लिए, देखने के लिए साइमन कमीशन बना। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कुछ अधिवेशन काफी फेमस है, जैसे आपने देखा 1907 में बटा सूरत अधिवेशन, आपने देखा 1916 में जूटा लखनऊ अधिवेशन, आपने देखा 1905 में बनारस अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता और 1907 में सूरत। ये सारे के सारे दे हम लोगों को याद रखने हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1929 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर मतलब साल जब खत्म हो रहा है ना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया। और इस अधिवेशन में जो निर्णय लिया गया कि भैया हमको, तुम जो जांच करने आए हो 1927 में कि तुम भैया तुम योग्य हो कि नहीं हो, तुम हमको छोड़ दो, हम योग्य हैं कि नहीं है, हमको तुम पूर्ण स्वराज दो, तुम वहां से वापस लिखो। यही डिमांड हम लोगों का हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज का डिमांड कब हुआ? 1929 में। कौन किया? अध्यक्षता कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। ऐसी कहानी है, ऐसी किताब है भारत की खोज, उसमें इन्होंने लिखा है कि रात के 12 बजे रावी नदी के तट पे डांस कर रहे थे। रात के 12 बजे। आप भी, जैसे आप लोग भी 31 दिसंबर का 11-12 बजे जगते ही हैं हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। नहीं, उस दिन जैसे कि 10% लोग जगते होंगे तो उस दिन 40% लोग जगते हैं, मतलब ये बात रहती है। किसको बोलेंगे? जब बोलने का क्या है, किसी को बोल लेंगे, जो कांटेक्ट नंबर में होगा सबको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मैसेज करेंगे, हैं? नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि 2-3 बातें हम लोगों ने आज की क्लास में महत्वपूर्ण पढ़ी। पहला ये बता दीजिए कि हम लोगों का रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में खिलाफत आंदोलन बनी। रॉलेट एक्ट क्या था? बिना किसी प्रमाण के किसी को डाउट के बेस पे कैप्चर करना। हम लोगों का जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1900। कौन सा उसको वहां पे कौन सा किया? जनरल डायर। क्या हम लोग, हाँ, गोली चलाए। कितने लोग मरे होंगे? कितने लोग मरे होंगे? 1319 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि जो हम लोगों का लाहौर का अधिवेशन हुआ उसमें क्या डिमांड की गई? क्या डिमांड की गई? पूर्ण स्वराज। इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? जवाहरलाल नेहरू। 1905 का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 दादा भाई नौरोजी। 1907 का अधिवेशन किसने किया? रास बिहारी बोस। कांग्रेस कब अलग हुआ? कांग्रेस 2 भागों में कब बटा? लखनऊ समझौता में क्या क्या था? दोनों मिल गए, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लोग भी मिल गया। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ। कहाँ हुआ था? ढाका में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या हम लोग बता पाएंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। कौन से नेता की मृत्यु असहयोग आंदोलन के शुरू होने के साथ? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से आंदोलन में हुआ? साइमन कमीशन के विरोध में हुआ। ये बात हम लोगों ने पढ़ी।
जब हम लोग फिर मिलेंगे, अधिवेशन पे आए, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, इसमें क्या डिमांड की गई? चूंकि वो लोग कहा कि भाई साहब आप लोग उतने योग्य नहीं हुए हो, इसके बेस पे उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों का ये होना चाहिए। तो फिर ये बात आती है दांडी मार्च यात्रा, गांधी जी यहाँ से दूसरा काम शुरू करेंगे, क्योंकि हाँ 1929 में जो हुआ पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, गांधी जी ने 11 को डिमांड किया, और अगर वो 11 को डिमांड को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर एक नया आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसको बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले क्या था कि आपका हेल्प नहीं करेंगे, फिर क्या था आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, यहीं से आज्ञा आंदोलन हम लोगों का शुरू होता है। और ये दांडी मार्च से शुरू होगा। हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों ने कैसे रन किया, इसमें क्या क्या काम हुए, कौन से जगह पे हुआ, और ये वापस फिर खत्म होता है तो किस बेस पे ये खत्म होता है, ये बात हम लोग देखेंगे। तो दोस्त हम लोग इस क्लास को फिर वापस कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद साथियों।